बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। वर्ल्ड न्यूज में हम अराउंड द वर्ल्ड बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर एक एक करके विस्तार से निगाह डालेंगे, साथ ही साथ एक्सपर्ट से समझेंगे पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या कहती है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण हालात से जुड़ी हुई, जहां पर लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की ईरान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हो गई है। सैनिक ठिकानों को अमेरिकी सेना द्वारा निशाना बनाया गया है। धमाकों से फिर से ईरान का बंदर अब्बास इलाका दहल गया है। बंदर अब्बास में 3 धमाके हुए हैं, जिसके बाद से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पूरा मिडिल ईस्ट जब कल बकरी ईद के त्योहार को लेकर जश्न मना रहा था, लेकिन इसी दौरान अमेरिका की तरफ से कार्रवाई कर दी गई ईरान के ऊपर, और ईरान के बंदर अब्बास इलाके में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। इसके बाद ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा। अमेरिका ने इसको प्रतीक्षात्मक कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि भाई, ईरान हम पर हमले की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ही हमने इन इलाकों को दहला दिया है। यानी कुल मिलाकर जो पिछले 1 महीने से लग रहा था कि शायद सब कुछ टेबल पर ठीक चल रहा है, किसी भी वक्त समाधान निकल सकता है, संघर्ष विराम जो है वो पूर्ण रूप से शांति समझौता बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और करोड़ी सिंह सर विदेश मामलों की जानकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा चर्चा के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लग रहा था टेबल पर सब कुछ ठीक चल रहा है, और सब कुछ ठीक चलते चलते इस बात की संभावना भी जाहिर की जा रही थी कि शायद अमेरिका ईरान में सब कुछ ऑल इज वेल होने वाला है। लेकिन अचानक से कल अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। कैसे देखते हैं आप इसे, और एक कितना बड़ा अब डेडलॉक बन चुका है शांति समझौते की वार्ता से पहले का? आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, अगर म्यूट है तो उसे अनम्यूट कर दीजिए सर। तो बड़ी खबर, जहां पर ईरान अमेरिका की जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट। संघर्ष विराम के बीच अमेरिका का बड़ा हमला, धमाकों से बंदर अब्बास इलाका दहलता हुआ नजर आया है। 3 धमाके हुए हैं एक के बाद एक, जिसके बाद ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। करोड़ी सिंह सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर प्लीज। हाँ जी सर प्लीज। हेलो जी जी। या मैं कह रहा हूँ ट्रम्प साहब हैं वो पेंडुलम की तरह। कभी ये कहते हैं कि हम समझौते के बहुत नजदीक हैं, समझौता होने वाला है। उनकी टीम के जो रूबियो यहाँ थे भारत में, वो भी कह रहे थे कि बस अभी होने वाला है, अच्छी खबर आने वाली है। वो भी दूसरी तरफ कहते हैं कि अमेरिका की सबसे शक्तिशाली सेना है हमारे पास। हम ने ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया, वहां की लीडरशिप कोलैप्स हो गई, तो ईरान कुछ नहीं कर सकता, ईरान समझौता करेगा अपने आप। तो उनका तो ये एटीट्यूड तो है, लेकिन ये जो घटनाक्रम आपने बताया कि क्यों हो रहा है, इसका कारण ये है कि अभी कतर में बातचीत चल रही थी और बातचीत काफी सकारात्मक थी। ईरान तैयार हो गया था कि होर्मुज खोल देंगे और 1 महीने में सब नॉर्मल ट्रैफिक हो जाएगा जहाजों का, केवल मिलिट्री वाले जहाज नहीं होंगे जी जाएगा। और ये भी कह दिया था कि ओमान और हम दोनों मिलके इसको मैनेज करेंगे। तो ट्रम्प साहब को लगा कि ये तो समझौते के बहुत नजदीक जा रहा है, क्योंकि जो अमेरिका पे जो दबाव है वो इजराइल का है। क्योंकि इजराइल ने ये कह दिया है कि जो भी समझौता होगा वो इजराइल से अप्रूवल लेके ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका अगर समझौता करके चला गया तो हमारा क्या होगा, उन्होंने ट्रम्प साहब को कह दिया है। अब ट्रम्प साहब घरेलू राजनीति में 2 अलग अलग लॉबी के बीच में फंसे हुए हैं। एक जो इजरायली लॉबी है, जूस लॉबी है, वो ये कहती है कि ईरान को बिल्कुल खत्म करो, इजराइल को छोड़ के मत आओ। दूसरी लॉबी ये कहती है कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका क्यों बर्बाद हो रहा है, वहां क्यों फंसाया अमेरिका को।
तो वो जो दबाव पड़ता है उसी हिसाब से वो घरेलू राजनीति में भी वैसा ही बोल देते हैं। तो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो होना चाहिए कुणाल, वो नहीं है। तो अब आगे आगे क्या हो सकता है? जब इजराइल ने दबाव बनाया तो उन्होंने एक गुगली और फेंक दी। वो गुगली ये थी कि अब्राहम अकॉर्ड्स ले आए, जबकि अब्राहम अकॉर्ड्स का कोई मतलब नहीं था। जो ही वो अब्राहम अकॉर्ड्स लाए, ईरान ने लेबनान और यमन का मामला उछाल दिया। और अल्टीमेटली अगर और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पैलेस्टाइन का मुद्दा भी आएगा। लेकिन उनके अब्राहम अकॉर्ड के सपोर्ट का था, अरब कंट्रीज कोई समर्थन में नहीं आया, पाकिस्तान ने भी बिल्कुल मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल को खुश करके निकला जाए, वो रास्ता उनको नहीं मिल रहा। लेकिन सर इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, क्योंकि जहां शांति समझौते की बात की जा रही थी, वही ईरान जो समझौते का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर चुका था। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच ईरान ने समझौते का दावा किया। अमेरिका के साथ युद्ध समाप्ति का दावा ईरान के तरफ से किया जा रहा था। ईरान का शुरुआती समझौता ड्राफ्ट लगभग तैयार भी होता हुआ नजर आया है और ईरान ने इस समझौते के ड्राफ्ट में शिपिंग बहाली की मुख्य मांग को रखा है। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सैन्य मौजूदगी घटाने की मांग भी उस सैन्य शांति ड्राफ्ट में शामिल की गई है। अब करुणी सिंह सर, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत नजर आ रहे थे, लेकिन पहली एक ऐसी चीज है जो ईरान की तरफ से लग रहा था कि बहुत पॉजिटिव तौर पर देखी जा रही थी। अब तक तो ईरान बात सुनने को करने को तैयार नहीं था, लेकिन यह महत्वपूर्ण एंगल था जहां पर ईरान ने कहा कि चलिए ड्राफ्ट तैयार करते हैं, अमेरिका के सामने रखते हैं, बात करेंगे फिर। देखिए कुणाल, हम पूरे इस एपिसोड को देखें फरवरी से लेकर आज तक, ईरान का एटीट्यूड और बिहेवियर बिल्कुल कंसिस्टेंट है। आप और हम कुछ सीमा तक प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस दिशा में जाएगा। अमेरिका का बिहेवियर है या एटीट्यूड है वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो जो अमेरिकन कुछ आरोप लगाते हैं ट्रंप पे कि वो अपना बिजनेस पर्पस सर्व करना चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा देने चाहते हैं, तो कभी कहते हैं समझौता हो रहा है तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाता है तेल का, उनके लोग फायदा उठाते हैं, वो आरोप लगता है। वो तो एक अलग चीज है, ठीक है, बिजनेस करते होंगे वो। लेकिन अब अमेरिका के सामने ये है कि अमेरिका एग्रेसर दिखना नहीं चाहता, इसलिए वो कह रहा है कि ईरान हमारे ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव मेजर लिया है। क्योंकि ईरान का यहाँ भी कंसिस्टेंसी है, ईरान एग्रेसर नहीं दिखना चाहता, लेकिन रिटालिएटरी ईरान रहेगा कैसी भी स्थिति हो। अगर अमेरिका और इजराइल अटैक करेंगे तो वो रिटालिएट करेगा। लेकिन पूरी दुनिया इस जंग से केवल ईरान, अमेरिका और इजराइल ही प्रभावित नहीं है, मिडिल ईस्ट ही नहीं हुआ है, आप और हम सब प्रभावित हो रहे हैं किसी न किसी रूप में। क्योंकि यहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये सब पूरी दुनिया पे इम्पेक्ट हो रहा है। और अगर दोबारा शुरू हो गया तो कितना बुरा हाल होगा, ये आप और हम इमेजिन कर सकते हैं। और दोबारा होता है तो बेबल मंदाब भी उसमें आ जाएगा पिक्चर में, वहां भी वो भी रुक जाएगा, तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ईरान की तरफ से कंडीशन सर रखी जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उन कंडीशन को एड्रेस करेंगे, समझेंगे, या इट विल बी अ वन साइड इंटरेक्शन कि ईरान ने कहा, अमेरिका ने देखा, खत्म बात बनी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसे ठंडे बस्ते में डाला जाएगा? ऐसा है, कल चीन के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी काउंसिल में बोले, ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल का मई में चीन की प्रेसिडेंसी है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए लॉ ऑफ जंगल से इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं चलते हैं, आपको हाफ वे आना पड़ेगा। हाफ वे अमेरिका है, आधे रास्ते ईरान चले, दोनों मिलके तभी समझौता हो सकता है। मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन है कि ऐसा नहीं है कि एक आपने जैसे अमेरिका ने ड्राफ्ट दिया, ट्रंप साहब उसके साथ एक धमकी अटैच कर देते हैं कि अगर इस पे साइन कर दो, अगर इस पे साइन नहीं करोगे तो मैं तो कहर बरपा दूंगा आप पे। तो इस तरीके से समझौता नहीं होता है कि आप अपनी तरफ से डिक्टेट करें। डिक्टेट तब कर सकते हैं जबकि ईरान ने हार मान ली हो, ईरान पूरी तरह हार गया है, ईरान हारा नहीं है। तो हारा नहीं है तो आपको आधे रास्ते आपको चलना पड़ेगा, आधे रास्ते आपको चलना पड़ेगा। समझौता तभी होता है, गिव एंड टेक में होता है समझौता, एक तरफा समझौता होता ही नहीं है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो
चाहे अमेरिका की तरफ से हो। लेकिन ट्रंप साहब का जिस तरह का एटीट्यूड है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करना चाहते हैं, अमेरिकन को, वो अपना चुनाव जीतना चाहते हैं, वो जुलाई में ये भी शो करना चाहते हैं कि मैं जीत के आ गया, वो इजराइल को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो वो ऐसे धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि जितना वो ज्यादा हाथ पांव मारते हैं उतने दलदल में फंसते जाते हैं, उनको रास्ता और इसी नहीं की मिल वजह रहा से है कि उनके कैसे रिएक्शंस निकले। भी लगातार सुर्खियों में चली। बड़ी खबर जहां पर एक तरफ जहां ईरान ने समझौते का दावा किया, वहीं अमेरिका ने उसे खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया के दावे को नकार दिया है। शांति समझौते वाली रिपोर्ट को फर्जी बताया गया है। अमेरिका बोला कोई आधिकारिक ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ है, ना हमारे पास मिला है, ना हमें ऐसी कोई जानकारी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़े शब्दों में बोलते नजर आए कि भाई कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई शांति समझौता नहीं हो रहा है, ना मुझे मिड टर्म चुनाव की परवाह है, मैं जो बोल चुका हूं सो बोल चुका हूं। क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की तरफ रुख करेंगे। Venezuela, that worked out very quickly, and we're doing really equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think it looks like they want to just make a deal. They want to. They have. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. And we've had great support from other nations, by the way. We don't need it at all, but we've had great support from other nations. The problem is you always get the support when you don't need it. When you need it, you don't get the support. With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't. Under the leadership of Vice President J.D. Vance, very proud of this, the White House Task Force to eliminate fraud is waging war on waste, fraud, theft, and abuse like nobody's ever seen before. Last week, we had an amazing... ने क्या कहा कि ईरान से कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, वो भी अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशन पर। करोड़ सिंह सर, कैसे आप इसे देख रहे हैं? ये तो टसल बहुत हार्डकोर होती जा रही है। ट्रंप कुछ सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने तो साफ कहा कि मुझे मिड टर्म चुनाव की भी परवाह नहीं है। What does it signify? देखिए, उनको मिड टर्म की परवाह नहीं है, लेकिन एक चीज आप और हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अमेरिका के पास साथ एक भी देश नहीं है। इटली शुरू से अमेरिका के साथ था। इटली भी अब सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका का देश साथ था, उसने भी साइलेंस मेंटेन कर ली। तो आज इजराइल और अमेरिका के साथ एक भी देश नहीं है, तो उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। तो आप और हम इस सिचुएशन में देखें तो क्या दोबारा जंग होगी? पूरी दुनिया तो अफेक्ट हो रही है, क्या दोबारा जंग होगा? इस पे मुझे लगता है व्हाइट हाउस में ऑलरेडी मंथन हो चुका है कि जैसे वेनेजुएला में किया था, उसी तरह से हम इनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लिफ्ट कर लें। ठीक है। और उस पे काफी मंथन हुआ, और मंथन होने के बाद में ये तय हुआ कि वो हिली रीजन है, जमीन में बहुत नीचे है और उसमें कोई हवाई पट्टी है नहीं। तो पहले तो कमांडो भेजना, फिर ढूंढना उसको, फिर वापस लिफ्ट करना, ये संभव नहीं है, हैवी रिस्क है, तो उसको तो ड्रॉप कर दिया। अब क्या अंदर वो अटैक करेंगे, वो और रिस्की होगा ईरान के साथ। तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो इस दिशा में जा रहे हैं कि अटैक करेंगे। क्या समझौता होगा? समझौता जब तक आप इजराइल को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि मेन जो कारण है
इस पूरे जंग का वो इजराइल है। आप इजराइल को बिल्कुल पृथक करके अमेरिका और ईरान में समझौता करना चाहते हो, वो नहीं होगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण है कि क्या ईरान अपना यूरेनियम दे देगा अमेरिका को, वो असंभव है। ईरान ये तो कहता है आपको कि ये इस वक्त हमारी ईरान किस स्थिति में सर नजर आता है? का मामला है। सैन्य क्षमता के आधार पर आपको ईरान कहां स्टैंड करता हुआ नजर आता है? क्या आप समझ रहे कि मैं क्या कह रहा हूं कि किस हद तक वो लड़ सकता है, और या फिर जहां पर है बस उतना ही रहना है? देखिए, ईरान के पास अब उनके कंपैरिजन में कोई पावर नहीं है। ईरान तो सिर्फ अपने जज्बात की वजह से और रणनीति की वजह से स्टैंड कर रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो चुकी है। ईरान में भी वहां पे मतभेद हैं IRGC में और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, लेकिन जो सुप्रीम लीडर हैं वो उनमें बैलेंस बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में भी आम सहमति नहीं है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी। वहां JD वेंस का अलग दृष्टिकोण है, रूबियो हेगसेथ इनका अलग है, और बीच में वो ट्रंप के जो जवाई हैं और उनके जवाई के पार्टनर हैं जो जेरेड और क्या नाम है वो विटकोफ, वो बीच में और आ जाते हैं, जिनका वहां के विदेश मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत से जनरल्स को ट्रंप को हटाना पड़ा है, तुलसी गैबार्ड को जाना पड़ा है। हो सकता है कि आने वाले समय में हेगसेथ भी चले जाएं और काश पटेल भी चले जाएं। तो वहां जिस तरह का असहमतियां हैं वो बड़ी खतरनाक है, वो अमेरिका के अंदर की राजनीति के लिए भी और ईरान और देखना वाले बेहद खास होगा कि जो एक एक करके प्राइम पोजीशन होल्डर्स का सीनेट में से जाना अमेरिकन गवर्नमेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप शासन को कितना नुकसान पहुंचाएगा। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की है, लेकिन खबर जुड़ी है इजराइल और लेबनान से, जहां पर दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इन हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लगातार हमलों के बीच लोग दहशत में हैं। हमले के बाद बड़े पैमाने पर पलायन भी जारी है। तो बड़ी खबर, तस्वीरें आ चुकी हैं। तस्वीरें अपने आप में आप देखिए किस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले किए। इन हमलों के में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लगातार हमलों के बीच लोगों में दहशत है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। करोड़ी सिंह सर, कैसे आप देखते हैं इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में लगातार हमले, जबकि अमेरिका को यह चीज नागवार है। वो लगातार कह रहा है कि उसने तो कहा था कि लेबनान और इजराइल के बीच हम सब कुछ अच्छा करा चुके हैं। देखिए, वो कहना अलग है, सीज फायर हुआ ही नहीं, न गाजा और इजराइल के बीच में हुआ, न लेबनान और इजराइल के बीच में हुआ प्रैक्टिकल सेंस में। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं कि गाजा में और के मामले में सीज फायर हो गया था पिछले अक्टूबर में, लेकिन उसके बाद 800-900 लोग मर गए हैं। तो ये सीज फायर तो नहीं हो गया होगा कि इतने लोग मरते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लेस फायर है। और अभी गाजा में भी वो हमास के कहते हैं हमने लीडर को मार गिराया है, उसका बेटा और उसकी वाइफ को भी मार गिराया है। अभी गाजा में भी यही हो रहा है, लेबनान में भी यही हो रहा है। तो इजराइल को किस तरीके से समझाया जाए, इजराइल नहीं मान रहा है, चाहे अमेरिका के, लेकिन अमेरिका के दबाव में इसलिए आता है कि जो इजराइल के पास जो पावर है वो केवल अमेरिका का दिया हुआ है, और अमेरिका का जो सरकार है उसमें जूज लॉबी का जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली भी, और वो लीडर्स के चुनाव में फाइनेंस करते हैं। क्योंकि अमेरिका की जैसी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दबाव समूह का, लॉबिंग का बड़ा रोल होता है। लॉबिंग, इवन दुनिया के देश हैं वो लॉबिंग फर्म हायर करते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी हमारे फेवरेबल हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सबने वहां की फर्म्स को हायर कर रखा है कि आप हमारे फेवर में अमेरिका की पॉलिसी बनवाइए। तो वहां इस तरह की व्यवस्था है। तो जूज का जो लॉबिंग और जो प्रभाव है उसमें अमेरिका इजराइल के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। दूसरा, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इजराइल के ज्यादा अच्छा कोई पार्टनर नहीं हो सकता। दूसरे कंट्रीज पे इतना भरोसा नहीं है, इसलिए इजराइल को छोड़ नहीं सकता। और इसीलिए ईरान ये कह रहा है, जब उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ने कहा अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन कर दीजिए सब अरब कंट्रीज से,
और उससे वो इजराइल को कन्विंस करना चाहते थे कि देखिए आपको सिक्योरिटी गारंटी होगी, जी जी जी। सब देशों ने आपको मान्यता दे दी है, तो आप पे कोई अटैक नहीं होगा। तो ईरान ने कहा भाई लेबनान का क्या होगा, यमन का क्या होगा, तो उन्होंने भी दूसरी शर्तें जोड़ दी। तो जो लिमिटेड था सीज फायर तक जी। ईरान और अमेरिका का और बात समझौता होने को जा रहा था, वो तो और ज्यादा फैल गया, फैला ठीक है। दिया इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड मामले में किस तरीके से समझौता होगा, मैं शुरू से कह रहा हूं समझौता ठीक है। अभी बहुत दूर है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर, ये खबर जुड़ी है भारत के हितों से, जहां पर ईरान ने कई भारतीय नाविकों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। तो ईरान ने लंबे कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारतीयों को छोड़ा है। जुलाई 2025 से ये 10 भारतीय नाविक ईरान में थे। सभी नाविक अब जल्द भारत भी लौटेंगे और सभी भारतीय फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर ईरान ने लंबे कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारतीयों को छोड़ने का ऐलान किया है। 2025 में से हिरासत में थे ये 10 भारतीय नाविक। सभी नाविक जल्द भारत भी लौटते हुए नजर आएंगे। छोटा सा रिएक्शन करोड़े सिंह सर, फिर उसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए कुणाल, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जुलाई की घटना है। ठीक। और एक यूएई में रजिस्टर्ड जहाज था, उसमें ये भारतीय थे, वहां के क्रू मेंबर्स में, और उसको ईरान ने पकड़ लिया था और ये कह रहे थे कि ये स्मगलिंग कर रहा है ऑयल का। तो उसको स्मगलिंग के मामले को लेके पकड़ा था कि ये इलीगल तरीके से इधर से जा रहा है। तो उसमें जितने थे सबको उन्होंने पकड़ लिया था, और वो जहाज था वो यूएई में रजिस्टर्ड था और फ्लैग कोई और था उसके पास। तो इस तरह का था। तो भारत लंबे समय से कूटनीतिक प्रयास कर रहा था, और मेरे ख्याल से ईरान का भी इस मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण है भारत को लेके। हो सकता है कि सरकार के बारे में ईरान का अपना अलग हो, लेकिन भारतीय जनता को लेके बार बार वो ये कहते हैं कि भारत के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, बार बार ईरान वाले ये कह रहे हैं। तो भारत के विरुद्ध ईरान नहीं जाएगा, और इसीलिए वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे वो सफल रहे, कामयाब होते हुए नजर आए। सर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो सीधे आ रही है इजराइल और गाजा से जुड़ी हुई, जहां पर इजराइल के गाजा में हमले में हमास कमांडर ढेर हुआ है। नए कमांडर मोहम्मद आदेह को मारने का दावा किया है आईडीएफ की तरफ से। हमला गाजा सिटी की रिहायशी इमारत में हुआ और उसमें मारा गया। कई महीनों की निगरानी के बाद इसे ढेर किया गया है। तो गाजा के अंदर हमास का नया कमांडर मोहम्मद आदेह को मारने का दावा इस वक्त किया गया है। छोटा सा रिएक्शन सर, फिर उसके बाद इजाजत लूंगा मैं। करोड़े सिंह सर, कैसे आप देखते हैं जहां पर इजराइल की तरफ से गाजा के अंदर हमास के सैन्य कमांडर को ढेर करने की बात सामने आई है, किस तरफ जा रहा है ये? देखिए ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। मैंने अभी अपने न्यूज में अभी कहा था कि सीज फायर नहीं है, लेस फायर एग्रीमेंट है। लेकिन ट्रंप साहब ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया था उसके तहत गाजा को मैनेज करने की कोशिश की, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाया, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया है। बहुत से देशों को तैयार किया था कि आप 1-1 बिलियन पैसा दीजिए, गाजा में रिकंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन अभी भी गाजा जो मेन पार्ट है गाजा का वो इजरायली सेनाओं के कंट्रोल में है। और उससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो जो फ्लोटाइल आ रहा था ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए, उनके साथ जो व्यवहार किया है उसको लेके स्पेन, इटली, फ्रांस सब इजराइल के अगेंस्ट में है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, उनके साथ टेररिस्ट जैसा व्यवहार किया। और वो इंटरनेशनल था, उसमें बहुत से देशों के लोग थे, वो गाजा में मानवीय सहायता पहुंचा रहे थे, और उनके साथ जिस तरह का डील किया तो सब देश इजराइल से रिश्ते तोड़ने की नौबत तक आ रही है। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से इजराइल को व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो मानवीय सहायता देने जा रहे हैं उनके साथ तो कम से कम बर्ताव ठीक होना चाहिए। और वो इंटरनेशनल वाटर में किया, वो इजराइल के वाटर में नहीं थे। तो इंटरनेशनल वाटर में ये करना तो इलीगल, और फिर उनके साथ जो व्यवहार किया वो और भी खतरनाक स्थिति है। तो इजराइल का जिस तरह का एटीट्यूड है इसका दुनिया में कोई समर्थन नहीं कर रहा। इसीलिए इजराइल
आइसोलेशन में आ गया और इजराइल के साथ अमेरिका भी एक तरह के आइसोलेशन की बिल्कुल, स्थिति में यानी हो कि गया। गेहूं आज के पूरी साथ दुनिया घुन लोगों भी के पिसता against में हुआ है। नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना नजरिया इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर रखने के लिए। इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज की आज के सेगमेंट में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।